फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्यूशन वाले पार्ट में, तो उस केस में जैसे चार्ज का फैक्टर है और साइज का फैक्टर है, ये दोनों फैक्टर्स हम लोग कंसिडर करके चलेंगे। सिंपल सी बात है। जैसे अगर हम लोग आयन के ऊपर चार्ज बढ़ाएंगे तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा, साइज का फैक्टर अपने आप हो जाएगा। जैसे जितना ज़्यादा प्लस चार्ज होगा इन जनरल, उस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा निकल के आएगा अपने सॉल्वेंट वाले पार्ट के साथ। तो जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आजू बाजू निकल के आना चाहेंगे, और जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आजू बाजू निकल के आएंगे उतना ज़्यादा सॉल्वेशन इफेक्ट होगा। जितना ज़्यादा सॉल्वेशन इफेक्ट होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगा। ऐसा हम लोग बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो पहला चीज़, चार्ज ऑन द आयंस कंसिडर करके चल सकते हैं। चार्ज ऑन द आयंस वाले केस में अगर चार्ज वाला पार्ट ज़्यादा होगा तो इस केस में सॉल्वेशन इफेक्ट वाला पार्ट उतना ही ज़्यादा होगा। ये सबसे बेसिक कंसिडरेशन लेते हुए चल सकते हैं हम लोग। ये सबसे पहला पार्ट जो हम लोग को ध्यान रखते हुए काम करना है। और इसके अलावा अगर चार्ज सेम है तब उस केस में फिर हम लोग साइज वाले फैक्टर को कंसिडर करके चल सकते हैं। अगर चार्ज सेम है तो उस केस में कंसिडर साइज ऑफ द आयन, और उसमें रेडियस जितना छोटा होगा उस केस में सॉल्वेशन इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। क्योंकि रेडियस अगर छोटा होगा तो इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा सॉल्वेशन इफेक्ट वाला पार्ट उतना ही ज़्यादा कंसिडर कर सकते हैं। तो बहुत ही छोटा सा इसका एक एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे, सिंपल सा एग्जांपल। सर हाँ बोलो। अगर लाइक चार्जेस हुआ तो? लाइक चार्जेस हुआ मतलब? मतलब जैसे माइनस वाला आयन है और H2O का ऑक्सीजन ही है, वो नहीं हाइड्रोजन इंटरेक्ट। क्या बोलना चाहा, हमको समझ नहीं आया। सर नहीं, मतलब अगर माइनस माइनस इंटरेक्ट करेगा तब तो रिपल्शन होगा ना, तब तो फोर्स उसमें तो जितना ज्यादा। उसमें तो सॉल्वेशन की बात ही नहीं करेंगे ना, अच्छा यस सर। है ना। जैसे पहला एग्जांपल जो कंसिडर कर सकते हैं, इस फैक्ट को हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे। लिथियम हो गया, Na+ हो गया, K+ हो गया, उसके अलावा Rb+ हो गया और Cs+ हो गया। तो सब में हम लोग के पास एग्जैक्टली एक ही पॉजिटिव चार्ज है। अगर सब में एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का पॉजिटिव चार्ज है तो उस केस में साइज के हिसाब से सॉल्वेशन इफेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। तो सॉल्वेशन इफेक्ट का ऑर्डर सबसे ज़्यादा लिथियम में होगा, फिर उसके बाद सोडियम प्लस वाले पार्ट में आएगा, फिर उसके बाद पोटेशियम प्लस में आएगा, फिर Rb+ और सबसे लास्ट में सीजियम प्लस वाले पार्ट में कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर चार्ज सेम है तब उस केस में सॉल्वेशन इफेक्ट के लिए हम लोग साइज का फैक्टर देख के चल सकते हैं। बट अगर मान लो कि F- हुआ, O2- हुआ और N3- हुआ, तो इस केस में चार्ज वाला पार्ट सेम नहीं, इसलिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज लेके चल रहे हैं। नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, चार्ज और साइज दोनों का फैक्टर हम लोग लेंगे। पहले चार्ज लेंगे इन जनरल, फिर उसके बाद साइज वाला फैक्टर कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा सॉल्वेशन इफेक्ट, मतलब सबसे कम सॉल्वेशन इफेक्ट F- में, फिर O2- में, और सबसे लास्ट में N3- में कंसिडर करके चल सकते हैं। सॉरी, सबसे ज़्यादा सॉल्वेशन इफेक्ट N3- में कंसिडर करके चल सकते हैं। ये एक छोटा सा कंसिडरेशन होता है सॉल्वेशन इफेक्ट का, जिसको ध्यान रखना होगा। बाकी फिर वापस से हम लोग जब सॉलिबिलिटी डिस्कस करेंगे तो सेम ही कंसेप्ट आएगा, उसमें भी वेरिएशन कुछ नहीं है, एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट आएगा, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ। क्योंकि जब हम लोग सॉलिबिलिटी का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे जनरली हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स वाले पार्ट के सॉल्ट्स की बात करेंगे। तो एस ब्लॉक में नॉर्मली जो रिलेटिव कंपैरिजन हो सकता है सॉल्वेशन इफेक्ट का, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो वहाँ पे वापस इस चीज़ का डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी केवल ये फैक्टर्स वाले पार्ट को ध्यान रखते हुए काम करना है, साइज का फैक्टर और चार्ज का फैक्टर। इसके हिसाब से सॉल्वेशन इफेक्ट आराम से रिलेट कर सकते हैं। और इससे होगा क्या, जैसे जितना ज़्यादा सॉल्वेशन इफेक्ट होगा तो उससे हम लोग एक चीज़ रिलेट कर पाएंगे। ये सॉल्वेशन इफेक्ट ज़्यादा होने से जो भी हम लोग का चार्ज है, जो भी हम लोग का आयन है, उस आयन वाले पार्ट के आजू बाजू सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ज़्यादा एग्जिस्ट करना शुरू करेंगे। जितना ज़्यादा सॉल्वेशन इफेक्ट होगा उतना ज़्यादा सॉल्वेंट के पार्टिकल्स एग्जिस्ट करेंगे। उससे कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा हम लोग के न्यूक्लियोफिलिसिटी वाले पार्ट पे। क्या फर्क पड़ेगा उस चीज़ का डिस्कशन करते हैं। हेडिंग डाल दो, न्यूक्लियोफिलिसिटी। पहले न्यूक्लियोफाइल क्या होता है ये डिस्कशन कर लेते हैं, और उसके बाद न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करेंगे। जब इलेक्ट्रोफाइल की बात कर रहे थे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीसीज था।
जब न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज होगा। जनरली न्यूक्लियोफाइल को हम NU माइनस से डिनोट किया करके, माइनस चार्ज डिनोट कर रहा है कि वहाँ पे डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज, इलेक्ट्रोफाइल मतलब E प्लस से डिनोट करके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीसीज के टर्म में बात कर रहे होंगे। जैसे एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन चला था अपना बेसिक स्ट्रेंथ में। बेस वाले पार्ट में बोला था इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट कर सकता है, तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाएगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस कंसिडर करके चल रहे थे। तो न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट भी तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट ही कर रहा है, तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाएगा वहां से हम लोग स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल की बात करते हुए काम कर सकते हैं। बस एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे जो ध्यान रखना होता है। बहुत सारे लोगों को 12th क्लास पास होने के बाद ये नहीं पता चलता कि न्यूक्लियोफाइल वाले पार्ट में और बेस वाले पार्ट में डिफरेंस क्या है। जैसे बेस का मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। कोई बताना चाहेगा कि न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस है? लास्ट क्लास में बोला था पढ़ के आने के लिए, कोई भी बताना चाहेगा न्यूक्लियोफाइल में और बेस में क्या डिफरेंस है? किसी को आइडिया न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस है? बेस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर। बेस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है चफंडू का आदमी। अभी यही बोल रहे हैं, बेस इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उतना स्ट्रॉन्गर बेस। बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस है, ये बेसिक डिफरेंस मालूम होना चाहिए। सेम चीजें हैं, थोड़े से वेरिएशन के साथ। सर न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन में पार्टिसिपेट सर न्यूक्लियोफाइल को और न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, बेस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। बचपन का पूरा कंसेप्ट गोबर कर दिया तुम लोग। इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या बोलते हैं, एसिड बेस रिएक्शन। वाह, रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है बेस, रिएक्शन पता नहीं क्या करा करके सीख लिए हैं। हाँ सर भाई, और कोई बोल SN2 रहा था? रिएक्शन लिखा हुआ था। SN2 रिएक्शन लिखा हुआ था, तो SN2 रिएक्शन तो उधर भी तो एसिड बेस रिएक्शन लिखा हुआ था 10th क्लास में। पढ़ी नहीं है 10th क्लास, ऐसे बोल रहे जैसे हमको मालूम ही नहीं है, बेवकूफ बना रही है मेरे को। हाँ भाई, और कोई किसी को ज्ञान देना है? सर बेस डोनेट करने के बाद बॉन्ड बनाता है लेकिन न्यूक्लियोफाइल्स नहीं। बेस डोनेट करने के बाद बॉन्ड बनाता है लेकिन न्यूक्लियोफाइल नहीं। भाई साहब, ये और खतरनाक टाइप का आंसर दे दिए। पहला ही रिएक्शन हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में ये मेंशन किए थे, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, आगे जाके पता चलेगा, ऐसा बोले थे। वो आगे अभी आ गया है और यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है। और सर बेस OH माइनस वाला पार्ट न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे हम लोग बेस नहीं बोल रहे इसको। चलो मान लो OH माइनस नहीं है, चलो CN माइनस ले लेते हैं, जिंदगी आसान कर देते तुम लोग। हो गया, बॉन्ड बन गया। हम NU माइनस लिख देते हैं और आसान कर देते हैं, लो बॉन्ड बन गया। और कोई कुछ बताना बेस चाहेगा? लोन पेयर डोनेट कर सकता है लेकिन न्यूक्लियोफाइल नहीं कर सकता। ये कर क्या रहा था इतने देर से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे? और यहाँ लिखा सर भी कल है, गूगल किए थे। कल गूगल किए थे? गूगल करना नहीं बोले थे, हम पढ़ने बोले थे। अच्छा, एक और डेफिनेशन सर आया उसमें है। लिखा था कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा लेकिन H+ को नहीं करेगा। ये एक और डेफिनेशन आया है प्रियांशु का, सर न्यूक्लियोफाइल ऑर्गेनिक में यूज करेंगे और बेस को इनऑर्गेनिक में यूज करेंगे। बहुत अच्छा डिफरेंस है ये। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा तो न्यूक्लियोफाइल बोल देंगे अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा तो बेस बोल देंगे। और फिजिकल में क्या बोलेंगे? बताइए प्रियांशु, क्या बोलेंगे फिजिकल में? हाँ आदित्य, क्या बोल रहा था? सर उसमें लिखा हुआ था कि न्यूक्लियोफाइल H+ को छोड़ के बाकी सबको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर। H+ को नहीं कर सकता है क्या? सर तब वो बेस हो जाएगा। बस ये एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों डोनर स्पीसीज, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। लेकिन जब कोई भी स्पीसीज H+ को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसको बेस बोलते हैं। अगर वो किसी इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसको हम लोग बेस ना बोल के उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। मतलब अगर कोई भी स्पीसीज, जैसे OH माइनस ही है, OH माइनस बचपन से सुनते आ रहे बेस है, लेकिन जब ये H+ के साथ कंबाइन करेगा तब बेस बोलेंगे।
लेकिन अगर ये पार्ट आरबीआर के साथ कंबाइन किया था तो इसको फिर हम लोग बेस ना बोल करके न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। जब भी कभी कोई डोनर स्पीसीज H प्लस के अलावा किसी और इलेक्ट्रोफाइल के साथ कंबाइन करेगा तब उसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। जब H प्लस के साथ कंबाइन करेगा तो हम लोग वहां पे टर्म बेस बोलेंगे। क्यों ऐसा बोलते हैं उसका एक पार्टिकुलर रीजन है, न्यूक्लियोफिलिसिटी से फर्क पड़ता भी उस चीज को। पॉइंट नोट कर लो। व्हेन कॉम्बिनेशन ऑफ डोनर स्पीसीज when combination of donor species take place with H plus, then it is considered as base. Whereas in case of combination with electrophile, it is called as nucleophile. सेम चीज है, OH माइनस CN माइनस F माइनस Cl माइनस, सारा का सारा न्यूक्लियोफाइल भी है, सारा का सारा बेस भी है। बट बेस तब बोलेंगे जब H प्लस के साथ कॉम्बिनेशन हो, न्यूक्लियोफाइल तब बोलेंगे जब हम लोग इलेक्ट्रोफाइल के साथ कॉम्बिनेशन करा रहे हैं। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीसीज अपार्ट फ्रॉम H प्लस, तब उस केस में हम लोग वहां पे उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हुए काम करेंगे। होता क्या है, इस चीज की बात करते हैं। जैसे प्रोटॉन का साइज कितना होता है, न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, कुछ आइडिया है? किसी को भी आइडिया है न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली किस रेंज में होता है न्यूक्लियस का साइज? 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर के रेंज में होता है। हाँ, मतलब अप्रोक्सीमेटली रेडियस वाले पार्ट को इस फॉर्मेट में रखते हैं हम लोग। तो इस केस में न्यूक्लियस का साइज बहुत ही छोटा होता है एक एटम के रिस्पेक्ट में। जब हम लोग H प्लस की बात करते हैं तो H प्लस का मतलब है बेसिकली प्रोटॉन। प्रोटॉन वाला पार्ट बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, एक्सट्रीमली न्यूक्लियस के साइज का होता है। तो जब भी कभी एक बेस होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर वाला स्पीसीज, इसके सामने अगर H प्लस होगा तो ये H प्लस उठ करके इस साइड आएगा। लेकिन अगर एक नेगेटिव चार्ज वाले स्पीसीज या फिर एक डोनर स्पीसीज के सामने इलेक्ट्रोफाइल होगा तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब वो खुद भी बहुत सारे एटम से मिलके बना है। तो उस केस में न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों ही एक दूसरे के पास अप्रोच कर रहे होंगे, मतलब दोनों को ही एक दूसरे की तरफ अप्रोच करना है। बट ऊपर वाले केस में H प्लस बहुत ही तेजी से आराम से, क्योंकि उसका मास कुछ है ही नहीं, प्रोटॉन का मास बहुत ही हल्का हो जाएगा, बहुत ही छोटा साइज भी है, H प्लस वाला पार्ट आराम से उस निगेटिव चार्ज वाले स्पीसीज की तरफ अप्रोच कर रहा होता है। इसलिए एसिड बेस रिएक्शन इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होता है, इंस्टेंटेनियस, बहुत ही फास्टली ये काम होता है। बट न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का इंट्रैक्शन में दोनों स्पीसीज एक दूसरे की तरफ जब बढ़ेंगे तो भले ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का इंट्रैक्शन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्शन भी तो होगा। तो अगर रिपल्शन होगा इसका मतलब है कि जो रेट ऑफ अप्रोच है उस पर फर्क पड़ेगा थोड़ा बहुत, रेट ऑफ अप्रोच जो है वो थोड़ा हिंडर होना शुरू होगा। तो इस केस में अट्रैक्शन का फैक्टर होने के बाद भी रिपल्शन का फैक्टर है, तो रेट ऑफ अप्रोच H प्लस के जैसा फास्ट नहीं हो सकता है। यही एक छोटा सा डिफरेंस होता है, इसलिए हम लोग टर्म न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं। अगर बेस बोलेंगे तो बेस बोलने का मतलब एक जनरल सेंस हम लोग लेके चल रहे हैं बेस वाला पार्ट, कि बेस अपने जगह पे रहेगा और H प्लस सामने आके उस पर अटैच होगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आके अटैच होना चाहिए। लेकिन जब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का आपस में इंट्रैक्शन कराते हैं तो दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं, तो दोनों के ऊपर फैक्टर्स डिपेंड कर रहे होते हैं कि न्यूक्लियोफाइल कैसा है, इलेक्ट्रोफाइल कैसा है, उनका रेट ऑफ अप्रोच कैसा होगा। जितना ज़्यादा रेट ऑफ अप्रोच होगा, या सिंपली इसको ऐसा पुटअप कर लो कि पहले वाले केस में H प्लस इधर अप्रोच किया था, तो हम लोग को बस ये देखना था कि नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी कितना है, H प्लस जब आएगा तो उसको इलेक्ट्रॉन मिला कि नहीं मिला, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना ज़्यादा है। बट अगर सेकंड केस में मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल रुका हुआ है और न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा, तो इस बार न्यूक्लियोफाइल के सामने वाले साइड में अप्रोच करने की टेंडेंसी को मेजर करेंगे हम लोग। तो जब हम लोग टर्म बेसिक स्ट्रेंथ बोलते हैं तब उस केस में हम लोग ये नहीं देखते कि बेस वाले पार्ट का साइज क्या है, सामने वाले को कितना जल्दी अप्रोच करेगा, क्योंकि उसको अप्रोच करना नहीं है, H प्लस को अप्रोच करना है। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा H प्लस को अट्रैक्ट करेगा, उतना ज़्यादा जल्दी अप्रोच कराएगा।
बट न्यूक्लियोफाइल के केस में हम लोग जब न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करते हैं, मतलब न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं, तो हम लोग इस रेट ऑफ अप्रोच को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि कितने तेजी से न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का इंट्रैक्शन हो सकता है। अगर सेम इलेक्ट्रोफाइल हो तो न्यूक्लियोफाइल के होने से उस इंट्रैक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो मान के चलते हैं कि हाँ चलो ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट रुका हुआ है, अगर न्यूक्लियोफाइल को चेंज करते जाए तो कौन सा न्यूक्लियोफाइल सबसे जल्दी अप्रोच करेगा। जो सबसे जल्दी अप्रोच करेगा वो सबसे जल्दी रिएक्शन कराएगा, जो सबसे जल्दी रिएक्शन कराएगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा, ऐसा बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी में ये एक बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, वो डिफिनेशन की वजह से आता है। H प्लस के केस में H प्लस अप्रोच करेगा, इंस्टेंटेनियस अप्रोच है, बहुत ही फास्ट अप्रोच है। लेकिन न्यूक्लियोफाइल के केस में न्यूक्लियोफाइल भी अप्रोच करेगा, तो जितना तेजी से न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा, रेट ऑफ अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल जितना हाई होगा, उस केस में हम लोग का जो बेसिक स्ट्रेंथ वाला न्यूक्लियोफिलिसिटी वाला पार्ट है उतना ही ज़्यादा निकल के आएगा, ऐसा हम लोग कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो जब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ या न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करते हैं तो हम लोगों को केवल डोनर एटम के ऊपर चार्ज से मतलब नहीं होता, हम लोग को वेरियस फैक्टर्स भी देखने होते हैं ताकि रेट ऑफ अप्रोच हम लोग आराम से मेजर अप कर पाए। तो इसी वजह से हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी को काफ़ी यूनिक तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स है जो हम लोग कंसिडर करने हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी वाले पार्ट में। पहले हम सारे के सारे पॉइंट्स को एक एक करके लिखा रहे हैं जैसे बेसिक स्ट्रेंथ में लिखाए थे, और उन फैक्टर्स को किस तरीके से कंसिडर करना है उसको एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। पहले हम केवल पॉइंट्स लिखाएंगे, उसको समझ के याद रखो या फिर डायरेक्टली याद रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लास्टली उन पॉइंट्स को याद रख के क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, लेकिन समझ लो तो रिलेट करना तो थोड़ा आसान हो जाएगा। हेडिंग डाल दो इसी में, मतलब उसी में पॉइंट मेंशन कर लो, कंपैरिजन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ या फिर इसी को हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बोल सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी उसमें जो सॉल्वेंट है उसके रोल का काफ़ी फ़र्क पड़ता है, मतलब सॉल्वेंट के इफेक्ट से काफ़ी चीज़ें वेरिएशन में जा सकती हैं। तो हम लोग उसमें सॉल्वेंट के बिना सॉल्वेंट के साथ क्या क्या वेरिएशंस पुट अप कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का कंसिडरेशन लेके चलेंगे। तो पहला पार्ट ऐसा मेंशन कर लेते हैं, जो पहला पार्ट तो खैर एक जनरल रूल है, उसको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अगर डोनर एटम सेम है, ठीक है, जब डोनर एटम बेसिक स्ट्रेंथ में भी करते थे ये चीज कि डोनर एटम अगर अलग है तो साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते थे, तो सिमिलर टाइप से अगर डोनर एटम सेम हुआ तब उस केस में एक सर्टेन रूल है जो बेसिक स्ट्रेंथ से चीजों को रिलेट करेगा। अगर डोनर एटम डिफरेंट हुआ तब उस केस में फिर हम लोग अलग अलग कंसिडरेशन लेकर के चलना शुरू करते हैं, जहां से बेसिक स्ट्रेंथ का भी वेरिएशन पुटअप किया जा सकता है आराम से। तो पहला रूल मेंशन करो, इन केस ऑफ सेम डोनर एटम इन केस ऑफ सेम डोनर एटम, और इस रूल का एकदम बहुत ही प्रॉपरली ध्यान रखना, यहाँ पे सॉल्वेंट हो ना हो, किस टाइप का सॉल्वेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन केस ऑफ सेम डोनर एटम, स्ट्रॉन्गर बेसिस विल बी बेटर न्यूक्लियोफाइल। अगर डोनर एटम सेम है तो सीधा बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर चले जाओ, जहां पे बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उस केस में हम लोगों का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर वाला पार्ट भी ज़्यादा होगा, ऐसा हम लोग आराम से मेंशन कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर RO माइनस दे रखा, OH माइनस दे रखा, या फिर PHO माइनस दे रखा, मान लो इन तीनों में कंपेरिजन करते हैं हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी वाले पार्ट का, तो इस केस में यहाँ पे O माइनस है पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में भी O माइनस, तीसरे वाले केस में भी O माइनस, चलो H2O को भी एडअप कर देते हैं, यहाँ पे भी ऑक्सीजन वाला पार्ट है। तो डोनर एटम सब जगह सेम है। अगर डोनर एटम सेम है तब उस केस में सीधा बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से काम करेंगे हम लोग। जो जितना स्ट्रॉन्गर बेस होगा वो इतना जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो इन चारों में अगर बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे हम लोग, तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर न्यूट्रल एटम, तो न्यूट्रल एटम सबसे लीस्ट बेसिक निकल के आएगा। सिंपल सी बात है। अगर सेम एटम है और नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला, तो ज़्यादा डोनेटिंग टेंडेंसी हो जाएगी, ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा डोनेट करेंगे। तो इस केस में
लास्ट वाला पार्ट तो सबसे लोएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ में रहेगा। अगर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की बात करें तो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ भी नहीं जाएगा। रेजोनेंस स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ घटाएगा, 3 का नंबर आएगा। उसके बाद आर माइनस में प्लस आई इफेक्ट वाला पार्ट है, बेसिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट बढ़ाएगा, तो फर्स्ट वाला पार्ट सबसे स्ट्रॉन्गर बेस और OH माइनस वाला पार्ट सेकंड नंबर पे। बेसिक स्ट्रेंथ हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं जिसको भी प्रॉब्लम है। अभी रिसेंटली कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी, जो रांची वाले बैचेस के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ाया है, तो उनके लेक्चर्स भी अपलोडेड होंगे, उन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं, उनसे भी बेसिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट सीख सकते हैं। तो इस केस में जो बेसिक स्ट्रेंथ है उसका ऑर्डर निकल के आ गया। तो अगर डोनर एटम सेम है तो इस केस में बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा वही अपने न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का या न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा, ऐसा हम लोग डायरेक्टली बोलते हुए काम कर सकते हैं। ये सबसे पहला रूल जो अपने को ध्यान रखना है, नोट कर लो। सेकेंड रूल थोड़ा ध्यान रखने लायक है। अगर डोनर एटम वाला पार्ट डिफरेंट होगा तो उस केस में जो सॉल्वेंट है उसका भी काफी सिग्निफिकेंट रोल होता है। और इन जनरल जैसे बोलने का एक कंसिडरेशन होता है, स्ट्रॉन्गर बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल, इन जनरल लोग बोलते तो है, लेकिन सॉल्वेंट अगर प्रेजेंट है तो उस केस में हम लोग हमेशा ऐसा नहीं बोल सकते कि स्ट्रॉन्गर बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल। इस केस में पहला पार्ट जो है जो कंसिडर करने लायक होता है, एक पार्ट जो इन जनरल कहीं नॉर्मली दिया नहीं रहता और इस पे अभी तक सवाल भी नहीं पूछा गया कभी भी, ना मेंस में ना एडवांस में ना बोर्ड में, तो खैर है भी नहीं, गैसेस मीडियम। अगर गैसेस मीडियम देगा मतलब बेसिकली कोई मीडियम नहीं है, तो गैसेस मीडियम वाले पार्ट में हम लोग का सिंपल सा कंसिडरेशन है, स्ट्रॉन्गर बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल। मतलब बेसिकली हम लोग वापस से बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करके ही काम करेंगे, ऐसा बोलते हुए काम कर सकते हैं। अगर गैसेस मीडियम लेके चल रहे हैं तो स्ट्रॉन्गर बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल। ये सबसे पहला कंसिडरेशन। फटाफट नोट करते जाओ सारे पॉइंट्स और नीचे फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। जब नॉन पोलर मीडियम होगा, सॉल्वेंट में तुम लोगों को 3 मीडियम बताया था, पोलर और नॉन पोलर। पोलर वाले पार्ट में पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, दोनों पार्ट्स अलग अलग तरीके से रोल प्ले करते हैं। क्यों ऐसा होता है उसका कंसिडरेशन बहुत ही मजेदार है, आराम से एक्सप्लेन करेंगे। नॉन पोलर मीडियम वाले पार्ट में लार्जर बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल, ऐसा बोल सकते हैं। इसका रीजन एक है जिसको हम लोग फाजांस रूल से रिलेट कर सकते हैं आराम से। उसके अलावा तीसरा पार्ट अगर हम लोग कंसिडर करके चले पोलर प्रोटिक मीडियम, या पहले पोलर ए प्रोटिक लेके चलते हैं। पोलर ए प्रोटिक मीडियम, पोलर ए प्रोटिक मीडियम वाले पार्ट में हम लोगों का फिर से बेसिक स्ट्रेंथ का ही ऑर्डर आता है। अगर पोलर ए प्रोटिक मीडियम है तो उस केस में स्ट्रॉन्गर बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्गर बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल। और सबसे लास्ट केस जो हम लोग को कंसिडर करना है, पोलर प्रोटिक मीडियम। पोलर प्रोटिक मीडियम वाले पार्ट में वापस से इन जनरल लार्जर बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं हम लोग, जैसा हम लोग नॉन पोलर में बोले थे। और वहाँ पे हम लोग एक्चुअल में लार्जर बेसिस से ही मतलब नहीं रखते हैं, वहाँ पे हम लोग चार्ज डेंसिटी से मतलब रखते हैं बेसिकली, लेकिन हम यहाँ पे लार्जर ही मेंशन करके चलेंगे। लार्जर बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल।
हायर चार्ज डेंसिटी का मतलब हो गया चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज और वॉल्यूम दोनों चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। चार्ज जितना ज़्यादा होगा वॉल्यूम जितना कम होगा, बेसिकली सॉल्वेशन इफेक्ट से रिलेशन है, तो इसलिए हम लोग चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं। हायर चार्ज डेंसिटी, वीकर न्यूक्लियोफिलिसिटी। बट हम लोग चार्ज डेंसिटी के टर्म में काम नहीं करेंगे, क्योंकि एक ऐसा पार्ट है जिसको हम लोग डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ फैक्ट्स मालूम होने चाहिए हम लोगों को एटलीस्ट, तब हम लोग चार्ज डेंसिटी की बात कर पाएंगे। बट अदरवाइज इन जनरल लार्जर बेसिस आर वापस से बेटर न्यूक्लियोफाइल वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग। इन जनरल बोल सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। चलो ध्यान दो, जैसे अगर हम लोग कोई मीडियम लेके नहीं चल रहा है तो उस केस में मान लो, चलो पहला ही कंसिडरेशन लेके चलते हैं। अगर डोनर एटम सेम है तो डोनर एटम सेम होने से एक्चुअल में साइज ऑफ एटम सेम होगा जो डोनेट कर रहा है, सब कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो अगर डोनर एटम सेम है तो उस केस में एटम का साइज सेम है। अगर एटम का साइज सेम है तो नीचे के कोई भी पॉइंट से फर्क नहीं पड़ेगा लार्जर बेसिस, क्योंकि एटम का साइज सेम है। तो जो एटम डोनेट कर रहा है उसके साइज से मतलब है, बाकी पूरे ग्रुप के साइज से बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता। उससे भी मतलब होता है बट उसका मतलब बहुत अलग टाइप का रहता है। बट इन जनरल जो डोनर एटम है उसके साइज से हम लोग को मतलब होता है। तो अगर डोनर एटम सेम है मतलब हर एक जगह पे नेगेटिव चार्ज जिस ऑक्सीजन के ऊपर है उसका साइज नियर अबाउट सेम होगा। अगर नियर अबाउट सेम होगा तो सिंपली हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से काम करेंगे। स्ट्रॉन्गर बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल। इस केस में कोई सॉल्वेंट से मतलब नहीं होगा। यहाँ चाहे तो एक चीज लिख सकते हैं, नो सॉल्वेंट इफेक्ट। पहले जो पॉइंट में लिखा था वहां पे नो सॉल्वेंट इफेक्ट मेंशन कर सकते हैं। सॉल्वेंट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली बोला जा सकता है। यहाँ पे सीधा बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो। लेकिन अगर डोनर एटम डिफरेंट है तो डोनर एटम डिफरेंट होने की वजह से सॉल्वेंट का बहुत सारा रोल हो सकता है। सॉल्वेंट वाले पार्ट में गैसेस मीडियम हुआ तो गैसेस मीडियम का कोई रोल नहीं है। गैसेस मीडियम मतलब जो डोनर एटम है वो इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट है तो जितना स्ट्रॉन्गर बेस होगा उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा उतना बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ से आराम से काम कर सकते हैं। अगर हम लोग पोलर सॉल्वेंट वाले पार्ट को लेके चले और नॉन पोलर सॉल्वेंट वाले पार्ट को लेके चले, तो पहले हम नॉन पोलर वाले पार्ट को कंपेयर करके देखते हैं। जैसे मान लो कि इन जनरल न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है जैसे Cl माइनस हो गया, या फिर OH माइनस हो गया, या फिर मान लो I माइनस वाला पार्ट हो गया, SH माइनस हो गया, Br माइनस हो गया, Cn माइनस हो गया। ये सब चीज़ें न्यूक्लियोफाइल से अपने पॉइंट ये अराइज होता है कि अगर हम लोगों को कभी भी रिएक्शन कराना है, जैसे मान लो ऐसा लिखे दम रिएक्शन, RBr वाला पार्ट OH माइनस के साथ रिएक्शन किया तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में ROH बनाया और साथ ही साथ Br माइनस बनाया। पॉइंट ये है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल आया OH माइनस, जो डोनर एटम आया, ये डोनर एटम को रिएक्शन मीडियम में इंट्रोड्यूस कैसे किए हम लोग। जब Cl माइनस, OH माइनस, I माइनस, SH माइनस, इन सब चीज़ों को हम लोग रिएक्शन मीडियम में इंट्रोड्यूस कैसे कर पा रहे हैं। तो इनके इंट्रोडक्शन में एक ही छोटा सा पॉइंट है कि हम लोग इसके सॉल्ट को ले लेते हैं। जैसे अगर NaOH लेते हैं तो ऑल्दो हम लोग इसको बचपन से अल्कली बोल रहे हैं, लेकिन ये तुम लोग को एसिड बेस रिएक्शन में बताया था जैसे NaCl है, तो NaCl में Cl माइनस बेस है और इन जनरल हम लोग बचपन से इसको सॉल्ट बोलते आ रहे थे। लेकिन सॉल्ट के जैसा तो है ही ये पार्ट, ये बेस के जैसा भी बोला जा सकता है। तो जो NaOH है उसमें OH माइनस वाला पार्ट जब Na प्लस के साथ कंबाइन किया तो इसको भी इन जनरल बोलने के लैंग्वेज में हम लोग सॉल्ट बोल सकते हैं। बेस है क्योंकि इसका रिलेटिवली वाटर के रिस्पेक्ट में पूरे मीडियम में OH माइनस बढ़ाने का कंसिडरेशन है। लेकिन अगर जनरलाइज की बात करें हम लोग, मतलब अरेनियस कंसेप्ट को छोड़ दें, तो इस केस में NOH वाले पार्ट का मतलब एक सॉल्ट हो गया। तो जब भी कभी हम लोगों को एक न्यूक्लियोफाइल इंट्रोड्यूस करना होगा इन जनरल, तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब इन जनरल नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होगा। ऐसा कोई रूल नहीं है बट इन जनरल नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होगा। इसका मतलब जब भी कभी एक न्यूक्लियोफाइल को इंट्रोड्यूस करना होगा तो हम लोग को एक आयनिक कंपाउंड, बेसिकली एक सॉल्ट वाले पार्ट के फॉर्मेट में उस नेगेटिव चार्ज को इंट्रोड्यूस करना होगा। जैसे मान लो कि NaCl है और NaF वाला पार्ट है। अगर हम लोग को F माइनस चाहिए तो हम लोग को NaF लेना पड़ेगा, या KF ले सकते हैं, CSF ले सकते हैं। अगर हम लोग को Cl माइनस चाहिए तो उसके इसमें NaCl, KCl इस तरह का पार्ट ले सकते हैं। तो अगर हम लोग रिएक्शन मीडियम में Cl माइनस बनाना चाहते हैं तो NaCl डालें, अगर रिएक्शन मीडियम में F माइनस बनाना चाहते हैं तो NF वाला पार्ट डालें।
जब ये पार्ट डिसोसिएट किया तो डिसोसिएट करते ही Na प्लस और Cl माइनस बनाएगा। जब दूसरा पार्ट डिसोसिएट किया तो डिसोसिएट करते ही Na प्लस और F माइनस बनाएगा। तो बेसिकली NaCl के डिसोसिएशन के बाद Cl माइनस मिल रहा, NaF के डिसोसिएशन के बाद F माइनस मिल रहा। अगर Cl माइनस और F माइनस इन कंपाउंड्स के डिसोसिएशन के बाद मिल रहा है तो इससे हम लोग एक चीज रिलेट तो कर सकते हैं बेसिकली, जब तक डिसोसिएशन नहीं होगा तब तक Cl माइनस नहीं मिलेगा। और बचपन से एक चीज पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, लाइक डिजॉल्व लाइक। तो इसका बेसिक मतलब ये है कि अगर हम लोगों के पास पोलर सॉल्यूट है तो पोलर सॉल्वेंट भी डिजॉल्व होगा, अगर नॉन पोलर सॉल्यूट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। तो अगर हम लोग एक आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो आयनिक कंपाउंड का मतलब हम लोग पोलर सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। एक आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में आराम से डिजॉल्व होता है इन जनरल, प्रिसिपिटेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, बट इन जनरल एक आयनिक कंपाउंड वाला पार्ट पोलर सॉल्वेंट्स में आराम से डिजॉल्व होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं करता। तो अगर मान लो कि हम लोग NaCl और NaF को डिजॉल्व करा के Cl माइनस बनाना चाह रहे थे और Cl माइनस जैसे ही मिलता फिर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता, बट अगर यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट लेके चले तो नॉन पोलर सॉल्वेंट होने के वजह से ये जो NaCl का डिसोसिएशन है ये नहीं होना चाहेगा, NaF का डिसोसिएशन नहीं होना चाहेगा, मतलब Cl माइनस नहीं मिलेगा, F माइनस भी नहीं मिलेगा। तो अगर न्यूक्लियोफाइल मिला ही नहीं तो फिर रिएक्शन के रेट की बात ही क्यों कर रहे हैं हम लोग, न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात क्यों कर रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल। अगर न्यूक्लियोफाइल मिलता तब तो जाके रिएक्शन की बात करते हैं, अगर न्यूक्लियोफाइल मिला ही नहीं तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन बोलना थोड़ा एब्सर्ड चीज हो जाएगा। तो जब नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी को इन जनरल सॉलिबिलिटी से रिलेट किया करेंगे, जिसमें केमिकल बॉन्डिंग का जो फाजांस रूल है उस चीज का पार्ट थोड़ा बहुत यूज में आता है। फाजांस रूल ऐसा बोलता है, मतलब फाजांस रूल वाले पार्ट में हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर करते हैं एक आयनिक कंपाउंड में। तो कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर करने का मतलब है जैसे मान लो NaCl है और NaF है, इन दोनों कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर करना है। तो वहाँ पे हम लोग पोलराइजेशन की बात करते थे कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज करता था, शायद याद होगा थोड़ा बहुत, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट है। तो एक पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट एक नेगेटिव चार्ज वाले पार्ट के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज करने की कोशिश करता है। पोलराइज करने का मतलब है हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, जैसे एक सिंपल लॉजिकल टर्म में अगर बात करें तो हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट है, मतलब कोई भी कटायन है अनायन उससे मतलब नहीं है, बट ये जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस उससे निगेटिव चार्ज वाले पार्ट का हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन है सबसे जो जिसको हम पॉइंट कर रहे हैं इसका डिस्टेंस कम है, जबकि बाकी जगह वाले पार्ट का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है। और अभी इलेक्ट्रोस्टैट में Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर पढ़ा है, तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा है इसका मतलब इस पार्टिकुलर पॉइंट पे न्यूक्लियस वाला पार्ट थोड़ा कम अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर पाएगा। तो अगर न्यूक्लियस वाला पार्ट कम अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेगा विथ रिस्पेक्ट टू सामने वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला पार्ट इस पॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के वजह से ये पार्ट को या इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जो छोटा वाला एटम है वो अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी में होगा। तो उसके वजह से मतलब जब इलेक्ट्रॉन वाले पार्ट को अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी में ज़्यादा निकल के आएगा तो उसके वजह से ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जैसा था ऑलमोस्ट वैसा ही रह गया, लेकिन हम लोग का जो नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट है उस नेगेटिव चार्ज का सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट इस न्यूक्लियस वाले पार्ट के हिसाब से, मतलब पहले वाले एटम से सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये थोड़ा न्यूक्लियस के तरफ आ जाता है। और न्यूक्लियस के तरफ आने से जो हम लोग का स्फेरिकल शेप वाला पार्ट है वो स्फेरिकल शेप वाला पार्ट थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाता है। डिस्टॉर्ट होने का मतलब है कि पीछे का पार्ट तो जैसे स्फेरिकल शेप में था एग्जैक्टली वैसा ही रहेगा, पीछे वाले पार्ट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आगे के पार्ट में जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था उसको इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लिया। तो अगर अपने तरफ खींच लिया तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे होना चाहिए था, इसको टच करना चाहिए था, वो टच करने के बजाय थोड़ा अंदर के डायरेक्शन में मूव कर गया। तो उसके वजह से इस पूरे के पूरे सिस्टम में, मतलब हम लोग के पास जो सिस्टम वाला पार्ट दे रखा था, इस पूरे के पूरे सिस्टम में हम लोग के पास एक ओवरलैपिंग एरिया निकल के आ जाता है, कुछ कॉमन एरिया निकल के आता है। और केमिकल बॉन्डिंग में जब हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के वजह से ही होता है। तो
पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा न्यूक्लियस वाले पार्ट नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच के उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, बेसिकली जो भी वो है इलेक्ट्रॉन का जो ये है बादल है, उसको अपने तरफ खींच लिया। तो जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ खींचता है तो उसकी वजह से कुछ कॉमन ओवरलैप एरिया निकल के आता है। उस ओवरलैपिंग के वजह से पूरे के पूरे सिस्टम में, मतलब पूरे के पूरे मॉलिक्यूल वाले पार्ट में कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है। मतलब अगर ओवरलैपिंग हो गया मतलब कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, और वो जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ उस चीज को हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर वाले पार्ट के लिए आराम से बोल सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर वाले पार्ट को कंपेयर करने के लिए। तो जब हम लोगों का एक कटायन वाला पार्ट, जैसे ऐसा लिख सकते थे हम लोग, एक कटायन और एक अनायन वाला पार्ट है, तो कटायन वाला पार्ट अनायन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा, तो अनायन का न्यूक्लियस भी कटायन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, इसका भी पोलराइजेशन होगा। लेकिन इन जनरल कटायन और अनायन में कटायन का साइज काफी छोटा होता है एज कम्पेयर टू अनायन। तो कटायन का पोलराइजेशन मतलब कटायन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्शन काफी कम होता है। अगर कटायन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्शन कम होगा तो कटायन के पोलराइजेशन को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। कटायन के केस में केवल ये कंसिडर करते हैं कि कटायन अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कितना ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर पा रहा है, कितना ज़्यादा अपने तरफ खींच पा रहा है, कितना ज़्यादा पोलराइज कर पा रहा है। तो जब हम लोग कटायन के केस में बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग पोलराइजिंग पावर के टर्म में काम करते हैं, पोलराइजिंग पावर। और जब अनायन की बात करते हैं तो अनायन अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज होने दे रहा है, डिस्टॉर्ट होने दे रहा है। इस चीज़ को हम लोग पोलराइजेबिलिटी के टर्म से कंपेयर करते हैं। इन जनरल कंपैरिजन करते वक्त हम लोग कटायन का पोलराइजिंग पावर लेंगे, अनायन का पोलराइजेबिलिटी लेंगे, और ये पोलराइजेबिलिटी या पोलराइजिंग पावर ये भी चार्ज और साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ये चीज़ केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। जितना ज़्यादा चार्ज ऑन कटायन होगा, कटायन के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगा। इसका मतलब पोलराइजिंग पावर हाई होगा। और अगर चार्ज सेम है तो साइज जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस कम रखेगा इलेक्ट्रॉन के साथ, मतलब पोलराइजिंग पावर हाई होगा। सेम चीज़ पोलराइजेबिलिटी में है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतना ज़्यादा डिस्टॉर्शन की टेंडेंसी। और अगर चार्ज सेम है तो इस बार जितना बड़ा साइज होगा अपने न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स उतने दूर रहेंगे, तो दूसरे के न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम निकल के आएगा, मतलब आराम से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं सामने वाले पार्ट से। तो पोलराइजेशन वाले पार्ट में पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी दोनों के पार्ट के कंसिडरेशन को अगर लेके चले तो जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा या जितना ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगा उस केस में उतना ज़्यादा ओवरलैपिंग एरिया आएगा, उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। और अगर इस फजांस रूल के एप्लीकेशन को अप्लाई करके देखें यहाँ पे, तो इस केस में ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि ऑल्दो हम लोग का नॉन पोलर सॉल्वेंट है, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट होने के बाद भी हर एक आयनिक कंपाउंड में कुछ ना कुछ तो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। और अगर कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है तो इसका मतलब ये है कि आयनिक कंपाउंड थोड़ा बहुत डिजॉल्व तो करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं बोल रही कंप्लीटली सॉल्युबल है, लेकिन सॉल्युबल तो होगा ही होगा, फिक्स बात है, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर होता है इसमें। तो अगर एक आयनिक कंपाउंड है तो भी उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर है, और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर है मतलब नॉन पोलर सॉल्यूट्स में सॉल्वेंट्स में आराम से डिसॉल्व करेगा कुछ ना कुछ पार्ट। तो जितना ज़्यादा आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उसके बेसिस पे हम लोग उतना ज़्यादा सॉलिबिलिटी वाले पार्ट को कंसिडर कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा सॉलिबिलिटी होगा उतना ज़्यादा हम लोग को आयंस वाले पार्ट का फॉर्मेशन मिलेगा, और जितना ज़्यादा आयंस मिलेगा उतना ज़्यादा रिएक्शन या उतना ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन कर पाएगा। मतलब बेसिकली अगर हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी का कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ से मतलब ही नहीं रख रहे हैं, हम लोग इससे मतलब रख रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड कितना सॉल्युबल नेचर का है। माइक्रोफोन ऑफ कर लो भाई, किसका ऑन है माइक्रोफोन। हम लोग इन जनरल सॉल्युबिलिटी से मतलब रख रहे हैं। जो सॉल्ट जितना ज़्यादा सॉल्युबल होगा उसके आयंस उतने ज़्यादा अवेलेबल होंगे या फिर उतने जल्दी अवेलेबल होंगे, और जितने ज़्यादा या जितने जल्दी अवेलेबल होंगे रिएक्शन में उतने जल्दी पार्टिसिपेट करेंगे। तो उस केस में हम लोगों का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर या न्यूक्लियोफिलिसिटी वाला पार्ट आराम से हाइयर निकल के आएगा। तो इसीलिए वहाँ पे लार्जर साइज मेंशन किया है। जितना लार्जर साइज होगा चार्ज का फैक्टर होगा, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर में इन जनरल
कहीं भी तुमको न्यूक्लियोफाइल्स में दो नेगेटिव चार्ज नहीं मिलेगा, हर जगह न्यूक्लियोफाइल्स में एक ही नेगेटिव चार्ज मिलेगा, OH माइनस, CH3 माइनस, NH2 माइनस, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, SH माइनस, हर जगह पे तुमको एक ही नेगेटिव चार्ज मिलेगा। तो इसलिए हम लोग चार्ज का फैक्टर छोड़ के भी काम कर सकते हैं। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट हुआ तो नॉन पोलर सॉल्वेंट वाले पार्ट में हम लोगों को सॉलिबिलिटी वाला पार्ट कंसिडर करके काम करना होगा, सॉलिबिलिटी ऑफ कंपाउंड या फिर सॉलिबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, और ज़्यादा प्रिसाइजली अगर लिखे तो सॉलिबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल, ये चीज़ मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल को रखने वाला जो भी आयनिक कंपाउंड है उसके अगर हम लोग सॉलिबिलिटी को कंपेयर करें तो ऐसा लिख सकते हैं, हायर कोवेलेंट कैरेक्टर, और इस चीज़ को कंपेयर करने के लिए हम लोग फाजांस रूल अप्लाई करके चलेंगे। जिनको फाजांस रूल वाला पार्ट नहीं आता होगा एक बार केमिकल बॉन्डिंग वाले पार्ट को रिवाइज करके देखना, अगर उसको भी देख के नहीं समझ में आया तो जेडीली से एक बार रीड करके देखना, इस टॉपिक को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में हायर कोवेलेंट कैरेक्टर फाजांस रूल के हिसाब से, तब उस केस में हायर सॉलिबिलिटी कंसिडर कर सकते हैं इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, और अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट में हायर सॉलिबिलिटी है मतलब ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। जितना ज़्यादा सॉल्वेंट जितना ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल एग्जिस्ट करेगा उतना ज़्यादा हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कंपैरिजन करते हुए काम कर सकते हैं। ये तो हम लोग के नॉन पोलर सॉल्वेंट वाले पार्ट का कंसिडरेशन होता है जिसको हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना होता है। आज के लिए टाइम हो गया, मेरे एक और क्लास है अभी इसके बाद, तो हम अभी के लिए क्लास यहाँ पे एंड कर रहे हैं। एक सेकंड रुक जाओ विशाल सर, मेरा अभी क्लास है क्या? सेकंड क्लास इसमें किसका है? सेकंड क्लास किसका है तुम्हारे बैच में? बताओ अभी जल्दी। चलो ठीक है, तो सेकंड क्लास कुंदन सर का है, तो हम थोड़ा क्लास एक्सटेंड कर ले। मेरा सेकंड क्लास नहीं है तो आज हम ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? 10-15 मिनट का क्लास एक्सटेंड कर लेते हैं, उसके बाद तुम लोग को ब्रेक दे देंगे, ठीक है? नोट कर लो इस चीज को। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट हुआ तो इस केस में सॉलिबिलिटी वाला पार्ट आयनिक कंपाउंड का हम लोग कंसिडर करते हुए आराम से न्यूक्लियोफिलिसिटी को कंपेयर करेंगे। हायर कोवेलेंट कैरेक्टर, हायर सॉलिबिलिटी ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, मतलब हायर सॉलिबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, मतलब ज्यादा न्यूक्लियोफाइल एग्जिस्ट करेगा तो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर आएगा। रूल्स का ध्यान रखना, और अगर ये टॉपिक कभी भूल गए तो सीधा ये वीडियो चला करके देख लेना। इसलिए अच्छी चीज़ है कि वीडियो तुम्हारे पास है रिकॉर्डिंग में, तो कभी कल को भूल भी है कि सर ऐसा क्यों होता है, तो सीधा इस वीडियो में इस पार्ट को सुने और उसके बाद वापस से इस चीज़ को रिवाइज कर लिया। ये तुम लोग के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट का कंसिडरेशन है जो हम लोग को कंसिडर करना होता है। और नॉन पोलर सॉल्वेंट के बाद ऑब्वियस सी बात है पोलर वाले पार्ट की बात करेंगे। और तुम लोग को एक छोटा सा जिंदगी का सच बताते हैं कि जो केमिकल बॉन्डिंग में, हाँ बोलो। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा क्यों बढ़ेगा, ठीक से नहीं। जैसे हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट यूज करके चलते हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है? उसमें सिमिलर टाइप के इंटरेक्शन जब होते हैं तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में ज़्यादा सोल्यूबल हो जाता है, ऐसा हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो जितना सिमिलर टाइप का इंटरेक्शन होगा उतना ज़्यादा सॉलिबिलिटी का नेचर निकल के आता है। तो जो फंडा होता है लाइक डिजॉल्व लाइक, इस चीज़ को ध्यान रखना होता है, ये हर जगह वैलिड होता है, यूनिवर्सल रूल है सॉलिबिलिटी को लेके। तो आयनिक कंपाउंड मतलब पोलर कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड का मतलब एग्जैक्टली एक प्लस माइनस चार्ज है, इससे ज़्यादा पोलैरिटी तो नहीं हो सकता। तो इस केस में पोलर सॉल्यूट है तो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेगा। बट अगर मान लो नॉन पोलर सॉल्वेंट डाल दिए तो नॉन पोलर सॉल्वेंट उस आयनिक कंपाउंड के साथ इंटरेक्शन करना नहीं चाहेगा, तो सॉलिबिलिटी वाला पार्ट कम रहता है। बट जिस कंपाउंड के अंदर जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उस केस में नॉन पोलर सॉल्यूट को कोवेलेंट मॉलिक्यूल नॉर्मली कंसिडर किया जाता है। जितना कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, जितना नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, उतना ज़्यादा नॉन पोलर सॉल्यूट में डिजॉल्व हो रहा, सॉरी सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा होगा, ऐसा बोला जाता है, ठीक है? यस सर। चलो ध्यान दो, जैसे अब ये बोल रहे थे कि पोलर सॉल्वेंट वाला जो पार्ट हम लोग कंसिडर करके चलता है, तो जो हम तुम लोग को केमिकल बॉन्डिंग में कंसिडरेशन बताते हैं मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन का, कि जनरलाइज वे में ऐसा काम किया करो कि बीच में सेंट्रल एटम और सिमेट्रिकली सारे के सारे एलिमेंट्स को प्लेस कर दो। वो एक्चुअल में इसी पार्ट से मेरे दिमाग में आया था कि जब हम लोग पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेके चलते हैं तो उसके इंट्रैक्शन से ही इस चीज़ को हम रिलेट कर पाए थे।
जैसे पोलर सॉल्वेंट है तो इस केस में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया और दूसरा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो गया। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब है, जो तुम लोगों को बताया था, कि इन जनरल वैसे एटम्स या वैसे सॉल्वेंट्स जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं या फिर H+ दे सकते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, H+ दे सकते हैं, इसका मतलब बेसिकली सबसे बाहर में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा और उसके जस्ट आगे बाहर में छोटा सा हाइड्रोजन होगा। इन जनरल यही कंसिडरेशन होगा, चाहे कोई भी सॉल्वेंट लेके चलो। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इन केसेस को अगर कंसिडर करके चले हम लोग, तो इसका मतलब है कि बिल्कुल अंदर कुछ भी हो, पूरे मॉलिक्यूल के अंदर कुछ, जैसे मान लो कि हम लोग अल्कोहल लेते हैं ROH, तो यहाँ पे कुछ भी हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन इसके सरफेस पे, मतलब जहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो रही है, वहाँ पे डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस दोनों मिलेगा। जब भी हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेके चलेंगे तो हमेशा डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस दोनों मिलेगा। इसका मतलब डेल्टा माइनस भी सरफेस पे है, डेल्टा प्लस भी सरफेस पे है, तो डेल्टा माइनस वाला पार्ट किसी पॉजिटिव चार्ज के साथ आराम से इंटरेक्शन कर सकता है और डेल्टा प्लस वाला पार्ट किसी नेगेटिव चार्ज के साथ आराम से इंटरेक्शन कर सकता है, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ तो अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है तो उस केस में होता क्या है, जैसे मान लो सेम कंसिडरेशन है, NaCl वाला पार्ट और NaF वाला पार्ट, तो इस केस में, अच्छा इसमें तो हम कंपैरिजन तो किए ही नहीं, कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज़्यादा होगा। जैसे ठीक है, NaCl और NaF वाले पार्ट में अगर कंपैरिजन करके चलें, तो NaCl और NaF वाले पार्ट में अगर हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर के हिसाब से कंपैरिजन करके चले, तो एक सेकंड लिख लें, तो NaCl और NaF वाला पार्ट, इस केस में हम लोग का कोवेलेंट कैरेक्टर वाला पार्ट NaCl वाले पार्ट में ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू NaF। इसका मतलब अगर हम लोग सॉलिबिलिटी कंपेयर करेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट में, सॉलिबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो इस केस में हम लोग का NaCl का सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू NaF वाला पार्ट। तो अगर हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करेंगे, तो जो ज़्यादा सॉल्युबल होगा वहाँ से ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल्स मिलेंगे, और अगर ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल्स मिलेंगे इसका मतलब हम लोग आराम से मेंशन कर सकते हैं कि हम लोग का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो Cl माइनस विल बी मोर न्यूक्लियोफिलिक या स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन F माइनस, ये कंसिडरेशन ले सकते हैं। इस चीज़ को थोड़ा नोट कर लो, ये ध्यान रखने लायक चीज़ है। बाकी और क्वेश्चंस में जब कंपैरिजन करेंगे तो आराम से मेंशन करेंगे। चलो ध्यान दो। अब जैसे अगर हम लोग पोलर सॉल्वेंट की बात कर रहे होंगे, मान लो कि हम लोग पोलर सॉल्यूट वाला पार्ट कंसिडर करके चल रहे हैं, मतलब ये सॉरी पोलर सॉल्वेंट वाला पार्ट में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कंसिडर करके चल रहे हैं, तो जैसे NaCl और NaF है, तो अगर हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेके चलेंगे तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में तुरंत इन जनरल अगर सॉल्युबल सॉल्ट है, और हम लोग जानबूझ के सॉल्युबल सॉल्ट ही लेते हैं, हम लोग प्रिसिपिटेट नहीं ले रहे होते हैं वरना अपना काम खराब होगा, तो जैसे ही हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में NaCl वाले पार्ट को डालेंगे तो यहाँ से हम लोग को Na+ मिल जाएगा और साथ ही साथ Cl- मिल जाएगा। अगर NaF को डालेंगे तो यहाँ से हम लोग को NH+ मिल जाएगा और साथ ही साथ हम लोग को F- वाला पार्ट मिल जाएगा। मतलब अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ तो NaCl भी सॉल्युबल है, NaF भी सॉल्युबल है, और हम लोग वैसे ही सॉल्ट्स लेके चलते हैं जानबूझ के जिसका सॉल्युबिलिटी हाई रहता है, अदरवाइज हम लोग का काम फालतू का खराब होगा। अगर हमको Cl- चाहिए तो हम सॉल्युबिलिटी के पार्ट को क्यों कंसिडर करके चलेंगे, हम ऐसा सॉल्ट लेके चलेंगे जो आराम से इजीली सॉल्युबल नेचर का हो। तो अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ तो इस केस में सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट का पूरा कंसेप्ट डिपेंड करता है सॉल्वेशन इफेक्ट पे, बट हम उसको अभी रिलेट नहीं कर रहे हैं, हम उसके बाद के पार्ट की बात कर रहे हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाले पार्ट में हम लोगों के Na+ वाले पार्ट के अलोंग हम लोग के सॉल्वेंट वाले पार्टिकल्स आराम से एक्यूमुलेट होंगे क्लस्टर के फॉर्मेशन के लिए, मतलब सॉल्वेशन इफेक्ट होगा। तो प्लस चार्ज के अलोंग अगर सॉल्वेशन इफेक्ट है तो माइनस चार्ज के अलोंग भी सॉल्वेशन इफेक्ट होगा। ये चीज़ आराम से बोला जा सकता है, क्योंकि हम लोग के सॉल्वेंट में सरफेस के पार्ट डेल्टा माइनस चार्ज भी है और डेल्टा प्लस चार्ज भी है, मतलब प्लस चार्ज के साथ डेल्टा माइनस है और डेल्टा प्लस है, मतलब प्लस चार्ज का भी इंट्रैक्शन पॉसिबल है, सॉल्वेशन पॉसिबल है, और माइनस चार्ज के भी इंट्रैक्शन या फिर सॉल्वेशन पॉसिबल है। तो बेसिकली अगर हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे तो Na+ का भी सॉल्वेशन पॉसिबल है, Cl- का भी सॉल्वेशन पॉसिबल है। तो सेम चीज़ हम लोग NaF वाले पार्ट में ले सकते हैं, Na+ का भी सॉल्वेशन हो गया और साथ ही साथ F- वाले पार्ट का भी सॉल्वेशन हो गया, ऐसा हम लोग आराम से मेंशन करके काम कर सकते हैं।
ऑल्दो Na+ से हमको कोई मतलब नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है, बट चलो ठीक है, सॉल्वेशन हो गया तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। Cl- का सॉल्वेशन अगर हुआ और F- का सॉल्वेशन हुआ, तो इन दोनों के अगर सॉल्वेशन को हम लोग कंसिडर करके चले तो उससे हम लोगों के न्यूक्लियोफिलिसिटी पे फर्क पड़ेगा। जैसे मान लो न्यूक्लियोफाइल का बेसिक मतलब है कि ये सामने वाले इलेक्ट्रोफाइल की तरफ अप्रोच कर रहा है, बट अगर मान लो कि इस न्यूक्लियोफाइल के आजू बाजू H2O के मॉलिक्यूल एक्युमुलेट हो गए, तो H2O के एग्जिस्टेंस की वजह से, जैसे अब तक तुम लोग ये चीज पढ़ रखा होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है तुम लोग, बताओ कोई। नहीं सर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं पढ़ा है अभी तक? पढ़े हुए सर। बताओ भाई, जल्दी बताओ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर। पढ़ रखा है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में जैसे दो चार्जेस अगर हैं तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स एग्जिस्ट करता है, और अगर इसके बीच में हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक मीडियम डाल देते हैं तो इन दोनों के फोर्स के बीच में कितने मैग्नीट्यूड का रिडक्शन होता है, उस मैग्नीट्यूड वाले पार्ट के रेशियो को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में मेजर करते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक के एग्जिस्ट करने की वजह से दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो फोर्स वाला पार्ट थोड़ा डिक्रीज कर जाता है, ऐसा हम लोग बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो इस केस में जो न्यूक्लियोफाइल है वो अगर फ्री होता, मान लो केवल न्यूक्लियोफाइल होता और इलेक्ट्रोफाइल होता, तो यहाँ पे अगर बीच में कुछ नहीं होता, इसका मतलब दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता। बट अगर यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल एक्युमुलेट कर गए तो उससे दो चीजें होंगी। पहले चीज ये कि माइनस चार्ज वाले पार्ट को H2 कवर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके चार्ज को डिस्पर्स करने की कोशिश करेगा अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज वाले पार्ट का इंट्रैक्शन करा के H2 मॉलिक्यूल। साथ ही साथ जितना H2 एक्युमुलेट करेगा डाइलेक्ट्रिक्स के जैसा बिहेव करेगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उतना ही कम करना चाहेगा। और अगर न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो जितना फोर्स वाला पार्ट कम होगा उस केस में रेट ऑफ अप्रोच जो एक दूसरे के आजू बाजू हो सकता था, जो एक दूसरे के रिगार्डिंग हो सकता था, वो रेट ऑफ अप्रोच वाला पार्ट उतना ही कम होगा। जितना ज्यादा फोर्स उतना तेजी से दोनों चार्जेस एक दूसरे की तरफ आएंगे, जितना कम फोर्स उतना रेट ऑफ अप्रोच घटता चला जाएगा। तो अगर हम लोग इन दोनों केसेस को लेके चले Cl- और F- वाले पार्ट को, तो इस Cl- वाले पार्ट का भी सॉल्वेशन होगा, F- वाले पार्ट का भी सॉल्वेशन होगा। और अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्वेशन इफेक्ट में मेंशन किया था, साइज वाला पार्ट या रेडियस वाला पार्ट जितना छोटा होता है उस केस में सॉल्वेशन इफेक्ट वाला पार्ट उतना ही ज्यादा होता चला जाता है। तो इस केस में रेडियस जितना छोटा होगा सॉल्वेशन इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। मतलब Cl- और F- वाले पार्ट में अगर रेडियस कंपेयर करें तो उस केस में Cl- का रेडियस ज्यादा निकल के आएगा, बेसिकली साइज ज्यादा निकल के आएगा। इसका मतलब अगर हम लोग सॉल्वेशन इफेक्ट की बात करें तो जिसका साइज छोटा है, चार्ज तो सेम रहेगा, इन जनरल चार्ज न्यूक्लियोफाइल में सेम रहेगा, चार्ज वाला पार्ट यहाँ पे सेम है, तो जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा सॉल्वेशन इफेक्ट होगा। और जितना ज़्यादा सॉल्वेशन इफेक्ट निकल के आएगा, इसका मतलब है F- के अलोंग या उस आयन के अलोंग जो H2O के पार्टिकल्स है वो उतने ही ज़्यादा एक्यूमुलेट करेंगे। और H2O के पार्टिकल्स जितने ज़्यादा एक्यूमुलेट करेंगे, इन जनरल हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोगों का जो न्यूक्लियोफाइल है वो H2O से ज़्यादा घिरा हुआ रहेगा, उसका रेट ऑफ अप्रोच इलेक्ट्रोफाइल की तरफ कम होगा। और अगर रेट ऑफ अप्रोच कम हो गया तो उसके इसमें न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर वाला पार्ट आराम से कम निकल के आएगा, ये कंसिडर किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्युबिलिटी के इफेक्ट से मतलब नहीं रख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट के सॉल्वेशन इफेक्ट से मतलब रख रहे हैं। जिस न्यूक्लियोफाइल का सॉल्वेशन जितना ज़्यादा होगा उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा डिक्रीज करेगा, तो जिसका साइज छोटा है इन जनरल उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम होगा। तो उसमें मेंशन किया था ऊपर, लार्जर बेसेस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल, जितना लार्जर बेस होगा उसका सॉल्वेशन इफेक्ट उतना ही कम होगा, उसका न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा निकल के आएगा। तो अगर हम लोग पोलर प्रोटिक मीडियम की बात करें तो इस केस में सॉल्वेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल अकर होगा, और सॉल्वेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल जितना ज़्यादा होगा उस केस में न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा डिक्रीज करता जाएगा, ऐसा हम लोग बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो पहले ये पार्ट नोट कर लेने का है कि पोलर प्रोटिक मीडियम होगा तो हम लोग सॉल्वेशन इफेक्ट के कंसिडरेशन को लेके चलेंगे, वहां से न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ को रिलेट करके काम करेंगे। फिर खुद से अपने लैंग्वेज में नोट कर लो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो सॉल्वेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और जितना ज़्यादा सॉल्वेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल उस केस में न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ उतना ही कम। नोट करो, उसके ऊपर फिर ये ऑर्डर वाला पार्ट आराम से कंसिडर कर सकते हैं।
ये समझाने वाले पार्ट को लैंग्वेज में ज़्यादा हम लोग नहीं लिख सकते, समझने की चीज़ है। और ये चीज़ शायद से पॉला ब्रूस में दे रखा है, एक बार पढ़ के देखना, जो लोग नहीं भी पढ़े तो भी एक बार रीड करके देखना। और ऊपर तो कुछ नोट करने लायक नहीं है। हाँ ठीक है, बस ये पार्ट नोट कर लो, ये Cl माइनस और F माइनस का जो ऑर्डर है इस चीज़ को नोट कर लो। बड़ा लेट करा दिए इसमें। हेलो हेलो तनुश्री, हेलो हेलो। अगर नोट कर लिया तो फिर हम लोग पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का सबसे लास्ट कंसिडरेशन लेके चलेंगे। केमिकल बॉन्डिंग में तुम लोगों को जो रूल बताया था मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए, मतलब स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के लिए, उसमें सबसे पहला रूल तो ये होता है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाले पार्ट को हम लोग सेंट्रल एटम बनाते हैं। जैसे अगर मान लो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाला पार्ट सेंट्रल एटम हुआ, तो मान लेते हैं एक्स वाला पार्ट सेंट्रल एटम है। उसके बाद ऐसा बोलते थे हम तुम लोगों को कि इन जनरल इसके अलोंग बाकी सारे के सारे जो भी एटम्स है उसको प्लेस कर दो, और प्लेस करने के बाद बाहर वाले का ऑक्टेट पूरा करा दो। अब डबल बॉन्ड बनाना है, सिंगल बॉन्ड बनाना है, बेसिकली ऑक्टेट पूरा करा दो। तो अगर हम लोग इस पूरे कंसिडरेशन को लेके चले तो एक्स वाला जो पार्ट है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वाई वाले पार्ट जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब एक्स वाले पार्ट के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज आएगा, जबकि बाहर वाले सारे पार्ट के ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज आएगा। तो इसका एक छोटा सा इम्प्लीकेशन देख सकते हैं हम लोग। जैसे पोलर मीडियम तो है बट एप्रोटिक है, तो इस केस में हम लोग का दो लेयर बना हुआ है चार्ज का बेसिकली। एक तो सेंटर में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और सेंटर के बाहर डेल्टा माइनस चार्ज उसको कवर अप कर रखा है। तो इन दो लेयर के हिसाब से अगर बात करें तो अगर मान लो सामने बाहर हम लोगों को कहीं से नेगेटिव चार्ज मिलता है या कहीं से पॉजिटिव चार्ज मिलता है, तो जो बाहर का लेयर है केवल वही तो इंटरेक्शन कर पाएगा। अंदर वाला लेयर तो ऑलरेडी अपने नेगेटिव चार्ज से घिरा हुआ है, मतलब अंदर वाले का इन दोनों में से किसी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। बट बाहर वाले लेयर का इन दोनों के साथ इंटरेक्शन हो सकता है। नेगेटिव चार्ज है बाहर, क्योंकि पूरा कंसिडरेशन इसी के ऊपर बेस्ड है कि जो सेंट्रल एटम है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। मतलब सरफेस का नेगेटिव चार्ज है तो सरफेस का नेगेटिव चार्ज के साथ इंट्रैक्शन रिपल्शन वाला करेगा। रिपल्शन का इंट्रैक्शन को इंट्रैक्शन मान के चल नहीं सकते, इसका मतलब ये भी अपने काम का नहीं है। तो बेसिकली सरफेस का नेगेटिव चार्ज केवल इस पॉजिटिव चार्ज के साथ इंट्रैक्शन कर पाएगा। तो अगर हम लोगों के पास पोलर एप्रोटिक मीडियम दिया तो इस केस में पोलर एप्रोटिक मीडियम वाले पार्ट में कोई भी हम लोग सॉल्ट लेके चले, जैसे मान लो कि हम लोग कोई भी एक सॉल्ट लेके चले ए प्लस और बी माइनस वाले पार्ट के फॉर्म में, अगर इस चीज को हम लोग किसी पोलर एप्रोटिक मीडियम में डालेंगे तो पोलर एप्रोटिक मीडियम में ए प्लस और बी माइनस तो मिलेगा, क्योंकि पोलर मीडियम है। क्यों मिलेगा उसका कंसिडरेशन सॉलिबिलिटी तक रुक करके देखना। तो इस केस में ए प्लस और बी माइनस तो मिलेगा, लेकिन पोलर एप्रोटिक मीडियम वाले पार्ट के एक छोटे से कंसिडरेशन को अगर लेके चले तो केवल पॉजिटिव चार्ज का इंट्रैक्शन है, नेगेटिव चार्ज का इंट्रैक्शन नहीं है। मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट में सॉल्वेशन इफेक्ट होगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज में कोई सॉल्वेशन इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है पोलर एप्रोटिक मीडियम में। और अगर नेगेटिव चार्ज फ्रीली एग्जिस्ट किया तो पॉजिटिव चार्ज में जैसे NaCl है तो NaCl में Na प्लस से कोई लेना देना नहीं हम लोगों को। Na प्लस हो गया, K प्लस हो गया, उसका कोई मतलब भी नहीं है। तो इसका सॉल्वेशन हो भी गया तो भी कोई लेना देना नहीं है, मतलब नेगेटिव चार्ज से है और कार्बन चेन से है। तो अगर पोलर एप्रोटिक मीडियम है तो इस केस में पोलर एप्रोटिक मीडियम वाले पार्ट में हम लोग ये मानते हुए चलते हैं कि सॉल्वेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज डज नॉट टेक प्लेस, और अगर सॉल्वेशन
पार्टिसिपेट मतलब सॉल्वेशन वाला पार्ट नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियोफाइल है कैन मूव फ्रीली, आराम से फ्रीली मूव कर सकता है। जैसे वाटर के मॉलिक्यूल जब एक्यूमुलेट किए थे तो वाटर के साथ उसको मूव करना पड़ रहा था, तो भारी हो गया, मूव करना थोड़ा मुश्किल था। साथ ही साथ उधर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी थोड़ा बहुत इफेक्ट रहेगा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज का सॉल्वेशन नहीं हुआ, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट है, न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट आराम से फ्रीली मूव कर सकता है, और जितना फ्रीली मूव करेगा उतना उसके हिसाब से आराम से रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल फ्रीली मूव कर रहा है तो वापस से सेम कंसंट्रेशन, जो स्ट्रॉन्गर बेस है वो ज़्यादा इजीली लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी में होता है, मतलब उसमें रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा फास्ट है। तो स्ट्रॉन्गर बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल वापस से यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है। तो अगर पोलर एप्रोटिक मीडियम है तो इस केस में न्यूक्लियोफाइल फ्रीली घूम सकता है, इसका मतलब स्ट्रॉन्गर बेसिस विल बी बेटर न्यूक्लियोफाइल वापस से यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट तो बहुत ही छोटा है बट उसके एक्सप्लेनेशन का थोड़ा ध्यान रखना। अगर नॉन पोलर है तो कोवेलेंट कैरेक्टर के हिसाब से सॉल्युबिलिटी कंपेयर करते हुए न्यूक्लियोफिलिसिटी को रिलेट कर रहा है। पोलर एप्रोटिक मीडियम है तो सॉल्युबिलिटी से मतलब नहीं है, पोलर प्रोटिक मीडियम है तो भी सॉल्युबिलिटी से मतलब नहीं है। पोलर एप्रोटिक हुआ तो सॉल्वेशन इफेक्ट से भी मतलब नहीं है। न्यूक्लियोफाइल फ्री है तो स्ट्रॉन्गर बेसिस स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। बट अगर पोलर प्रोटिक मीडियम है तो न्यूक्लियोफाइल का सॉल्वेशन होगा, तो जितना ज़्यादा सॉल्वेशन होगा उस केस में हम लोग का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा डिक्रीज करेगा। ऐसा हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं और उसके हिसाब से क्वेश्चन को आराम से रिलेट कर सकते हैं। नोट कर लो इस चीज़ को। तुम लोगों को रिएक्शन मैकेनिज्म का बुकलेट मिल गया है क्या? बताना कोई। नहीं सर। ठीक है, तो आज तुम लोगों को रिएक्शन मैकेनिज्म का बुकलेट मिल जाएगा। और रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे पहला एक्सरसाइज, एक सेकंड इस चीज को नोट कर लो तुम लोग, हम थोड़ा बुकलेट देख लेते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म अगर उधर नोट कर लिया तो मैं स्क्रीन चेंज कर रहे हैं थोड़ा। रिएक्शन मैकेनिज्म का बुकलेट तुम्हारे उसमें टेलीग्राम वाले चैनल में पोस्ट कर देंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म में एक्सरसाइज जो 1 दे रखा है, एक्सरसाइज 1 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन से कुछ 1 से लेकर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 6 तक सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। तो एक्सरसाइज 1 से, तो एक्सरसाइज 1 में जो सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 6 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग सारे डिस्कस कर चुके हैं तुम लोगों के साथ। इस चीज़ को ये सॉल्व करके देख लेना। उसके अलावा फिर हम लोग एक्सरसाइज 2 वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से 7 इन सब क्वेश्चन को ट्राई कर लेना। मतलब जो सबसे पहला पार्ट है इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी एंड सॉल्वेंट। तो एक्सरसाइज 1 एंड 2 इन दोनों के सबसे पहले वाले पार्ट को, सबसे पहले सेक्शन को, क्वेश्चन नंबर 1 से 6 और क्वेश्चन नंबर 1 से 7, इन दोनों पार्ट को प्रॉपरली सॉल्व करके देख लेना। इसमें अगर कोई भी डिफिकल्टी होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस चीज का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इन दोनों पार्ट को सॉल्व कर लेना। स्क्रीन दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? यस सर। हाँ चलो ठीक है, बुकलेट अभी हम ग्रुप में डाल देते हैं, वहां से डाउनलोड भी कर लेना। अभी 4:54 हो रहा है तो हम 20 मिनट का ब्रेक वापस दे रहे हैं। तो 4:14 में तुम लोगों का क्लास शुरू हो जाएगा। 5:15 में वापस से क्लास शुरू करते हैं। दूसरा क्लास थोड़ा छोटा ही है बट टॉपिक कंप्लीट करना था। ठीक है, तो अभी के लिए क्लास एंड करते हैं।